वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो धनात्मक होता है, तो धनात्मक में नहीं होता है। उसके बाद में सी ऑप्शन है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही होगा। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है। ठीक है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूछा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहां पे देखो बी ऑप्शन है धनात्मक। धनात्मक जो है ये किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। और ए ऑप्शन है यहां पे उदासीन। तो उदासीन किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। और ये जो शून्य है ये भी किसका होता है, न्यूट्रॉन का ही आवेश होता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है आवेश, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आवेश होता है, आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसका जो आवेश होता है कैसा होता है, वह ऋणात्मक होता है या ऋणावेश होता है। ठीक है, ऋणावेश बोलो चाहे ऋणात्मक बोलो चाहे नेगेटिव बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, और प्रतीक क्या होता है इसका, ये माइनस वाला होता है। उसके बाद में ये जो आवेश होता है, इस आवेश का मान कितना होता है, तो -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, या अगर ये नहीं मिले तो कई बार एग्जाम में -1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो कभी एग्जाम में ये वाला मिलता है और कभी एग्जाम में ये वाला मिलता है। ध्यान रखना, दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो आपको बता देना है। उसके बाद में अगर पूछे इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान होता है इसका 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 kg। ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट में पूछे तो 0.00054। ठीक है, AMU। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। और एक AMU बराबर कितना होता है, तो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस का कितना 27 kg। क्लियर है, तो AMU, ए का मतलब क्या होता है, एटॉमिक होता है, एटॉमिक। और M का मतलब क्या होता है, मास होता है। और U का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जे चैडविक ने किस उप परमाणवीय कण की खोज की थी। किसके लिए पूछा है, जे चैडविक ने किस उप परमाणवीय कण की खोज की थी, यानी जे चैडविक ने। अब ए ऑप्शन देखो, प्रोटॉन, उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन, न्यूरॉन,
या फिर न्यूट्रॉन? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने की थी। ठीक है। उसके बाद में इसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है? आवेश ये उदासीन होता है या आवेशहीन होता है, या इसका जो आवेश होता है वो शून्य होता है। ठीक है। उसके बाद में देखो जो इलेक्ट्रॉन है, अभी देखा था कि इसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणावेश होता है। कैसा होता है? ऋणावेश होता है। और इसका जो मान होता है अभी मैंने बताया था -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है? 19 कूलम होता है। अगर ये नहीं मिले तो आपको 1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ये वाला आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहां पे है प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश, तो इसका होता है धनावेश, यानी धनात्मक। धनावेश बोलो चाहे धनात्मक बोलो। ठीक है। आवेश का मान कितना होता है? तो +1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है? 19 कूलम होता है। या ये नहीं मिले तो फिर +1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की जो खोज की वो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और नामकरण किसने दिया था? नामकरण रदरफोर्ड ने। नामकरण किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इधर करवा देता हूं मैं ना, एक सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, यानी जे 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 थॉमसन ने। उसके बाद में है न्यूट्रॉन की खोज। तो ये तो क्वेश्चन में पूछा ही है कि जे चैडविक, या फिर इसको बोलते हैं जेम्स चैडविक। ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था? तो ए ऑप्शन है जेम्स चैडविक, ये नहीं होगा भाई। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। निल्स बोर नहीं होगा और अनरेस्ट रदरफोर्ड भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही यहां पे सही होगा। अब देखो वैज्ञानिक कौन सा है? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जो है, खोज किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तो 1906 में, 1906 में। ठीक है। उसके बाद में डी ऑप्शन है यहां पे अनरेस्ट रदरफोर्ड। खोज, तो इन्होंने जो खोज की नाभिकीय नाभिकीय भौतिकी
नाभिकीय भौतिकी का जनक सोने की पन्नी के द्वारा सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, और कब की थी? कब की थी? 1908 में। 1908 में। उसके बाद में है निल्स बोर। निल्स बोर जो है खोज, तो परमाणु संरचना पर विशेष योगदान। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार 1922 में। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार कब? 1908 में। ठीक है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? किसके लिए पूछा है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, यानी जे थॉमसन ने किया था। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो आवेश होता है, आवेश कैसा होता है इसका? तो नेगेटिव होता है, यानी ऋण आवेश होता है। इसका मान कितना होता है? तो -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ये नहीं मिले तो -1.602 गुणा 10 की घात कितना होता है? माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने पहले किया था। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? देखो, सकारात्मक आवेश, सकारात्मक आवेश का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है भाई? धनात्मक होता है या फिर धनावेश होता है। ठीक है, तो धनावेश यानी पॉजिटिव या फिर धनात्मक, आवेश यानी चार्ज किसका होता है? तो आप कहेंगे कि सर वो तो प्रोटॉन का होता है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रोटॉन का जो आवेश होता है, यह भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो आवेश होता है वो कैसा होता है? इसका पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका मान जो होता है वो +1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है? 19 कूलम होता है। और ये नहीं मिले तो +1.602 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है? 19 कूलम होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन नहीं होगा, फोटोन भी नहीं होगा, प्रतिकण, प्रतिकण सही हो जाएगा, और न्यूट्रिनो भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिकण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकण कहते हैं। ठीक है,
किसी भी कण से संबंध उस कण का प्रतिकण भी होता है, प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है, लेकिन विद्युत आवेश क्या होता है, विपरीत। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उदाहरण देखो, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रति इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण जिसे क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कहते हैं। एक सेकंड भी, पॉजिट्रॉन कहते हैं। सामान्यतः इसे रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से बनाया जाता है। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने आपको यहां बता दिया है। और यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, उसका मान कितना होता है। तो इसका मान जो मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो मान होता है वो -1.6 गुणा 10 की घात, माइनस का कितना होता है, 19 कूलम होता है। अगर ये नहीं मिले तो आपको -1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहां पे ए ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, उसके बाद में है यहां पे बी ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पे ये वाला। ठीक है, तो कई एग्जाम में ये देते हैं और कई एग्जाम में ये देते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है, न्यूट्रॉन को छोड़ के। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है सी आर, यहां पे है सी,
यहां पे है H और यहां पे है Mg। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा H, यानी हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। न्यूट्रॉन को छोड़कर, तो ए ऑप्शन है Cr, सी ऑप्शन है C, बी ऑप्शन है H और डी ऑप्शन है Mg। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा H, यानी हाइड्रोजन। H का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पाया जाता है इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है, केवल न्यूट्रॉन को छोड़कर। तो ए ऑप्शन देखो यहां पे कार्बन, तो कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? हाइड्रोजन, जो कि अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जीनॉन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटॉन नहीं होगा और न्यूट्रॉन भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण है और जीनॉन किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं, बल्कि यह आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैसों में से
एक है, ठीक है। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के उप परमाणु कण है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोटॉन में धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश यानी चार्ज होता है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और उसका मान कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था कि +1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है? 19 होता है। अगर ये नहीं मिले एग्जाम में तो +1.602 गुणा 10 की घात माइनस का क्या होता है? 19 गुलाम होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन में क्या है? 1.6 गुणा 10 की घात प्लस का 18। तो यहां पे कितना देखो माइनस का 19 और यहां भी माइनस का 19, तो प्लस का 18 है तो ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन है 1.6 गुणा 10 की घात प्लस का 19 है भाई, माइनस का 19 है यहाँ पे, तो माइनस का होना चाहिए, यहाँ पे प्लस का है तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि हमारा बी सही होगा या फिर डी सही होगा। अब यहाँ पे बी ऑप्शन देखो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 18 गुलाम, तो 18 नहीं होता है 19 होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? केवल डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण, तो कैथोड किरण जो है पहली बार किसके द्वारा किया गया था भाई? जे थॉमसन के द्वारा। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। तो ए ऑप्शन देखो नाभिक की उपस्थिति, नाभिक की उपस्थिति, तो ये नहीं होगा भी। परमाणु के स्थायित्व, ये सही हो जाएगा। परमाणु के आवेश, परमाणु के आवेश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो स्वर्ण, स्वर्ण बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चांदी नहीं होगा, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा और टाइटेनियम ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा, स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब क्या होता है? गोल्ड होता है, यानी सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। सन 1911 में रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया जो कि किसी परमाणु जो कि किसी परमाणु में केंद्रक
केंद्रक या फिर नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी थे। उसके बाद में एक सेकंड में इस प्रयोग में उन्होंने सोने धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं। और कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। इसी से परमाणु के नाभिक का पता चलता है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा डिटेल से मैंने आपको यहां पे बता दिया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परकिरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? ठीक है, तो बताओ। न्यूट्रॉन की नहीं, परमाणु में नाभिक की बिल्कुल सही होगा, प्रोटॉन नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परकिरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? नाभिक, परमाणु में नाभिक की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि अभी हमने क्वेश्चन कर भी लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली पर डाला गया था, चांदी की पन्नी। तो चांदी की पन्नी नहीं है, चांदी की प्लेट नहीं है, एल्यूमिनियम की पन्नी नहीं है, भाई सोने की पन्नी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ से आपको पूरा डिटेल से बताया है। ठीक है, और यहीं से देख लो ये क्वेश्चन जो है और अगला ये वाला। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परमाणु का नाभिक
मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। उसके बाद में है सी ऑप्शन नील्स बोर के द्वारा, और या फिर दमित्री मेंडलीव या लुई पास्चर। तो डी हमारा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ठीक है, नील्स बोर, तो नील्स बोर भी नहीं होगा भाई ना, रदरफोर्ड के द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु का नाभिक मॉडल प्रथम बार रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो नाभिक, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है? तो नील्स बोर नहीं होगा, जे थॉमसन भी नहीं होगा, और यहां पे हो जाएगा रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड सही हो जाएगा, और जे चेडविक ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन ही यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? तो 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु के कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब देखो, परमाणु की जो पहली कक्षा होती है वो होती है k कक्षा, उसके बाद में होती है l कक्षा, उसके बाद में होती है m कक्षा, उसके बाद में होती है n कक्षा। ठीक है, अब जो k कक्षा होती है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें कितनी होती है? 8 होती है। इसमें कितनी होती है? 18 होती है। और इसमें कितनी होती है? 32 होती है। अब पूछा किसके लिए है? m कक्ष के लिए पूछा है। तो m कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है।
18 हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एम सतह यानी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18। अभी ये हमने यहाँ पे सोल्व किया था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही था और ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है, और ये किस में पूछा गया है भाई? एलपी टेक्नीशियन में। और ये जो क्वेश्चन है ये भी किस में पूछा गया है? एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक जो परमाणु की पहली कक्षा होती है वो होती है के कक्षा। के कक्षा जो होती है पहली कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। परमाणु की जो दूसरी कक्षा होती है वो एल कक्षा होती है और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो परमाणु की तीसरी कक्षा होती है यानी जो एम होती है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और जो 4 होती है यानी एन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ये मैंने अभी आपको बताया था। 32 हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे तो एन में कितने होते हैं? 32 होते हैं, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ठीक है, अभी यहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है देखो किस में पूछा गया है? ग्रुप डी में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है किस में पूछा गया है? जेई में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरी कक्षा, तो देखो ये एक पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। जो पहली कक्षा होती है वो के होती है, दूसरी एल होती है, तीसरी जो होती है एम होती है, चौथी क्या होती है? एन होती है। किसके लिए पूछा है? तीसरी कक्षा, यानी इसके लिए पूछा है। तो इसको किससे? एम से। एम हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तीसरे, तो ये पहली कक्षा होती है के, ये एल, ये एम और ये एन। तो इसमें कितनी होती है? 2, इसमें कितनी होती है? 8, इसमें कितनी होती है? 18 और इसमें कितनी होती है? 32 होती है। किसके लिए पूछा? तीसरा सेल। तो तीसरा सेल यही होता है 18, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो के लिए पूछा, यानी पहली कक्षा के लिए पूछा है, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला देखो, एम कक्ष सेल इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। तो एम के लिए पूछा है। ठीक है, तो एक होता है देखो के, अभी मैंने बताया था एल, ये होता है एम और ये होता है एन। इसमें कितनी होती है? 2, इसमें कितनी होती है? 8, इसमें कितनी होती है? 18 और इसमें कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? देखो एम के लिए पूछा है तो एम ये रहा, 18 होते हैं, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एम के लिए पूछा है। तो देखो के में कितने होते हैं? 2, एल में कितने होते हैं? 8 और एम में कितने होते हैं? 18, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एल के लिए पूछा है कि एल कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है?
तो कितनी होती है? 8 होती है। 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 13 है। तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? 3 होंगे भाई। कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखो यहां पे 13 है ना, 13 जो है ये किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम का। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो पहली होती है देखो इसमें के, दूसरा हो जाएगा एल और तीसरा हो जाएगा एम। अब इसमें कितने? 2, इसमें कितने? 8 और इसमें कितने? देखो 2 और 8 कितने हो? 10 और 3 13। ठीक है, तो इसमें कितने? देखो 1 2 और 3, तो 3 यानी हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि एल्यूमिनियम के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? चतुर्थ के लिए पूछा है। चतुर्थ का मतलब क्या हो गया? चतुर्थ का मतलब हो गया n। क्या हो गया? n, जो कि इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 हमारी कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो के का मैंने आपको बताया, एल का बता दिया और एम का भी मैंने बता दिया कि इसमें कितने होते हैं? 2, इसमें कितने होते हैं? 8, इसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। और इसका पूछा था 32, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? 2n²। ठीक है, ये मैंने अभी पहले बताया था आपको। 2n² यानी हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n² यानी हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, चलो जी देखो आपको लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन है लेकिन ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है जेई में पूछा गया और सीबीटी सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और हमेशा मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम रहता है, सिर्फ जो क्वेश्चन का तरीका होता है वो चेंज होता है और सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? अब देखो ये किसमें पूछा गया है? जे में पूछा गया है। तो 2n² यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अब अगला जो पार्ट है वो करेंगे देखो प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ का। ठीक है, बायोलॉजी का हम लेंगे। बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ। चलो जी अब देखो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार का एक उदाहरण है। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो संतुलन आहार के लिए पूछा है तो देखो ये नहीं होगा। उसके बाद में है रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक, रोटी, दालें, सब्जियां, चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। तो यहां पे देखो हमारा सही जो आंसर होगा ना वो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि देखो यहां पे रोटी, दालें और सब्जियां, तो संतुलित आहार बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो यहां पे दालें, दूध, रोटी चावल या फिर सब्जी। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी दूध। सी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। अब इसमें देखो, इसमें कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, जिंक, फास्फोरस और आयोडीन, पोटेशियम, पोटेशियम और फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, राइबो फ्लेविन, विटामिन बी, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन दूध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन देखो यहां पे चावल, मक्खन, गुड़ या फिर दूध। खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो सही हो जाएगा हमारा गुड़ हो जाएगा भाई ना। सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा गुड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो संतुलित आहार है बताओ यहां पे। ए ऑप्शन है दालें, शहद, मांस या दूध। तो यहां पे हो जाएगा दूध सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दूध, यानी डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था तो इसमें देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक,
फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और प्रोटीन, ये सभी क्या होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग, तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, सही हो जाएगा। वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। ठीक है, तो इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। कौन सा होगा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आयरन नहीं निभाता है, फास्फोरस बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम नहीं होगा और आयोडीन भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फास्फोरस का मुख्य कार्य दांतों और हड्डियों के निर्माण में होता है। शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को वृद्धि और रखरखाव एवं मरम्मत के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए भी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है, इनमें से देखो। तो सबसे पहले देखो, घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। तो यहां पे देखो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन। देखो आहार विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित विशेष आहार, तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, जिसमें प्रोटीन, दूध से बने व्यंजक और पनीर, दाल, बादाम, मांस, मछली, ये सभी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। तो देखो इससे बच्चे की आंखें की रोशनी बेहतर होगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी, नहीं। इससे बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने की मदद मिलेगी। इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। देखो यहां पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी, यानी हमारा सबसे बेस्ट जो होगा ना वो यही होगा इनमें से। ठीक है, तो गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चे की आंखें की रोशनी क्या होती है, बेहतर होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में है वसा, वसा बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्षांश ये भी नहीं होगा भाई, कौन सा हो जाएगा, वसा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला
ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है, यौगिक है। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.3 कैल्शियम ऊर्जा मुक्त होती है वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मूंगफली, मूंगफली का तेल, घी आदि होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित है। ठीक है, तो यहां पे B12, B2, B6 या फिर B1, तो यहां पे हो जाएगा B12। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो विटामिन B12 इसका रासायनिक जो नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। उसके बाद में है B6, विटामिन B6 रासायनिक नाम क्या होता है,
पायरिडॉक्सिन। उसके बाद में है B2, विटामिन B2। रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और उसके बाद में B1, विटामिन B1। रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है? थायमीन होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, चारों का मैंने आपको यहां पे बता दिया है। तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बता देना है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या फिर हेम का भाग है? मैग्नीज, कोबाल्ट, लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो यहां पे लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही होगा। आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोहा युक्त रंजक यानी पिगमेंट हीम होता है। इसके कारण रक्त का रक्त का रक्त लाल होता है। रक्त क्या होता है? लाल होता है। हीम में विद्यमान लोह युक्त यौगिक हिमेटिन कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त कोड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी का नहीं होता है। विटामिन डी का होगा, और बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? विटामिन डी। तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नहीं होता है। स्किन बिल्कुल सही होगा। बेरी बेरी नहीं होगा। नाइट फ्लाइंजेंस नहीं होगा। ये भी ठीक है, कौन सा होगा? स्क्रीव यानी सी ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा। स्क्रीव विटामिन सी
विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं। इसकी कमी से जो मसूड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं और जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं। दांत क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। और विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला, टमाटर, ठीक है, इन सभी में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला, तो केला जो है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का होता है भाई। विटामिन बी हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अत्यधिक खून बहने लगता है, उस विटामिन का नाम बताइए। तो वो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। विटामिन के हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। ठीक है, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त स्कंदन के लिए तो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। कौन सा होता है? विटामिन के। तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? कौन सी विटामिन की कमी से? तो विटामिन होता है डी होता है। विटामिन डी होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, ए ऑप्शन में हमारे पास में है विटामिन डी, बी ऑप्शन में है विटामिन ए, सी ऑप्शन में है विटामिन बी और डी ऑप्शन में है विटामिन सी। अब देखो विटामिन कमी से होने वाला रोग। अब विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, किसमें होता है? बच्चों में। उसके बाद में विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। कौन सा होता है?
रतौंधी होता है। विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा? स्किर्वी होती है। ठीक है, इन सभी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बेरी बेरी रोग है जो किसी विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको यहां पे बताया था कि ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके लिए पूछा है? बेरी बेरी के लिए पूछा है। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेरी बेरी एक रोग है जो कौन से विटामिन के कारण होता है। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी। तो यहां पे विटामिन बी यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी बेरी किस वजह से होता है? तो विटामिन बी1 की अधिकता, अधिकता से नहीं होता है भाई, कमी से होता है। कमी से होता है, तो यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे विटामिन सी है और यहाँ भी विटामिन सी, यानी अधिकता और कमी, तो ये दोनों नहीं होंगे। यहाँ पे था अधिकता, तो अधिकता नहीं होगा, कमी के कारण, तो कमी के कारण यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ई 300 का सामान्य नाम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से स्त्री रोग हो जाता है, तो यहां पे कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट यानी E300 का सामान्य नाम क्या होता है? विटामिन सी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? यहां पे मैंने बता दिया है, तो विटामिन सी यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है इनमें से? अब देखो विटामिन, अब यहां पे है जल में घुलनशील और यहां पे है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? तो बी और सी। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील होता है ए, डी और ई और के होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है? इनमें से कौन सा विटामिन वसा में
विलेय नहीं है। तो यहां पे अभी मैंने आपको यहां पे बताया था, तो वसा में घुलनशील यहां पे है ए, डी, ई और के। अब कौन कौन सा नहीं है, बी और सी नहीं है। तो इस इक्वेशन में देखो हमारा कौन सा सही होगा, तो विटामिन के ये नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा, ए ये भी नहीं होगा, विटामिन सी हो जाएगा। कौन सा होगा, विटामिन सी हो जाएगा, यानी यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो इनमें से बताओ कौन सा होता है? तो विटामिन B1, विटामिन B1 नहीं होता है, विटामिन के होता है। अब यहां पे विटामिन डी, विटामिन डी भी नहीं होगा, विटामिन के यहां पे सही हो जाएगा, और विटामिन सी भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो विटामिन, विटामिन होता है B1, और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन सा होता है, बेरी बेरी। एक होता है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। किसमें होता है, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। और उसके बाद में विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्किर्वी। और एक होता है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और उसके बाद में विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है जनन शक्ति में कमी होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो यहां पे विटामिन बी हो जाएगा। कौन सा होगा, विटामिन बी हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके तीन सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? ठीक है। तो यहां पे विटामिन बी, विटामिन डी, तो विटामिन डी नहीं होता है, विटामिन बी भी नहीं होता है, विटामिन ए होता है, बिल्कुल सही है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो विटामिन ए के विटामिन ए के तीन सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक। ठीक है। उसके बाद में यह वसा में घुलनशील विटामिन है।
इसकी कमी से रतौंधी रोग, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अब देखो गाजर, हरी, पत्तेदार सब्जियां दूध, मछली में प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? वो कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन होता है ए। कौन सा होता है? विटामिन ए होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B9 यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल सही होगा, लिपिड नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा और विटामिन भी नहीं होगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, और सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? किस विटामिन के कारण? तो ए ऑप्शन यहां पे क्या है? कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो विटामिन ए सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? विटामिन ए, यानी बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन? विटामिन डी होता है भाई। कौन सा होता है? विटामिन डी होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है इनमें से? तो पत्ता गोभी, पत्ता गोभी या फिर गाजर, स्ट्रॉबेरी या फिर आलू। गाजर सही होगा भाई यहां पे। कौन सा होगा? गाजर, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? संतरा, गाजर, फूल गोभी, गन्ना। अभी हमने किया था गाजर, तो यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा?
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीवी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। कौन सा विटामिन? कौन सा विटामिन? विटामिन सी भाई। कौन सा? विटामिन सी, यानी हमारा ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, कौन सा होगा भाई? विटामिन सी होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है किस विटामिन के? तो अभी हमने किया था कि जो विटामिन ए होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। किसका? विटामिन ए का। ठीक है, तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सब। स्क्रीवी की कमी के कारण होता है, यानी कौन से विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसकी कमी स्क्रीवी का कारण बनती है? तो बताओ कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए जो होता है किससे संबंधित होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक जो नाम होता है बताओ क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जो कि हमारे कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस विटामिन की कमी से स्क्रीवी रोग होता है? तो ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा दिया है और पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से स्क्रीवी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होता है, स्क्रीवी होता है। तो ए ऑप्शन में है हमारे, बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में की कमी है, कौन से विटामिन की कमी है? तो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के होगा। वही विटामिन के हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? स्क्रीवी होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्क्रीवी, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन के की कमी के कारण होता है, यानी कौन से विटामिन के कारण कमी से होता है?
तो रक्त का थक्का जमने में समस्या बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। कैल्शियम के उपापचय में समस्या नहीं होगा, पाचन की समस्या नहीं, इनमें से सभी नहीं होगा, ए ऑप्शन ही सही होगा। रक्त का थक्के जमने में समस्या की कमी से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की समस्या प्रक्रिया में मदद करता है? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन कौन सा हो जाएगा? के। विटामिन के सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? विटामिन के। डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। विटामिन बी1 को बी कहा जाता है, विटामिन बी1 को और क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। थायमीन है ना, एक सेकेंड भाई, है क्या थायमीन ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है भाई, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन सी को बी कहा जाता है, विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? ये पहले मैंने अभी आपको बता दिया था, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमारे बी ऑप्शन में है, ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली से नहीं, कैल्शियम अवशोषण से नहीं, खून के जमने, सही हो जाएगा, त्वचा को स्वस्थ रखने में नहीं होगा, कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त के थक्के जमने की विफलता विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो रक्त के थक्के जमने की विफलता बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना नहीं होगा, डिंब की अपरिपक्वता नहीं होगा, तंत्रिका शोथ ये भी नहीं होगा, यानी हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? इनमें से कौन सा विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बिनोल, कॉटन सीड का तेल नहीं, जैतून का तेल नहीं, कोड लीवर तेल, मछली का तेल सही हो जाएगा, सूरजमुखी का तेल नहीं होगा, कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए होता है, दोनों विटामिन ए और विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है या फिर विटामिन डी होता है? तो दोनों होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्या? देखो यहाँ पे पनीर, अंजीर, कोलार्ड ग्रीन्स या गाजर? गाजर सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा? गाजर, ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा होगा? विटामिन बी12 बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अब विटामिन बी12 जो होता है ना, इसको साइनो कोबालामीन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें
कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलन संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। विटामिन है, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, यानी ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहां पर। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोबालामीन को बी कहा जाता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन B12 यानी विटामिन B12, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नियासिन का एक रूप है, नियासिन का एक रूप है विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन 4, विटामिन 2, B2 है ना। विटामिन B2 नहीं होगा, विटामिन B4 भी नहीं होगा, विटामिन B1 नहीं होगा। ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, विटामिन B3। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन कौन सा होता है भाई? विटामिन सी होता है वो तो, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां, फलियां, दूध, अंडे, हरी सब्जियां हो जाएगा भाई, हरी सब्जियां यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पेलाग्रा की कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन नहीं होगा, फोलिक एसिड नहीं होगा, एस्कोर्बिक नहीं होगा, नियासिन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो अग्नाशय, हृदय, गुर्दा या फिर आंत? आंत सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? आंत, यानी डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। तो विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है। क्या है? विटामिन है। विटामिन यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में अगली नेक्स्ट क्लास में करते हैं।